चलिए M2D में हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन आगे कर रहे हैं। लोकेटिंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी, मतलब ये यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी u से फायर किया और ये ग्राउंड है, तो x डायरेक्शन में इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है और जैसे ये ग्रेविटी के हवाले हुआ जिसमें एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ये दोनों मोशन इंडिपेंडेंटली पार्टिकल में एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसका रेफरेंस फ्रेम अटैच किया है, क्योंकि पहले x डायरेक्शन में इधर जा रहा है इसलिए हम इसे पॉजिटिव x डायरेक्शन मान लेते हैं और y डायरेक्शन में यहाँ जा रहा है इसलिए इसे पॉजिटिव y डायरेक्शन मान लेते हैं। अब किसी टाइम t के बाद मेरे को एक्चुअली इसकी वेलोसिटी और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालना है। लोकेटिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल से मेरा यही मतलब है कि टू फाइंड v एंड बीटा एट अ जनरल टाइम t। ये इस समय इसकी मे बी टेंजेंट बना लिया, तो ये टोटल वेलोसिटी है। टोटल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है vx और टोटल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है vy। स्पेस में जा रहा है पार्टिकल, तो इसे दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया और इस एंगल को मैं टाइम t के बाद जो एंगल बन रहा है इसे बीटा कहूंगा। अब अगर मुझे वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन निकालना है, तो मैं थोड़ी देर बाद vx सोचूंगा और vy सोचूंगा और फिर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। मैं थोड़ी देर बाद vx सोचने की कोशिश करता हूं, तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t ऐसा लेता हूं, पर x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो ये टर्म जीरो हो गया, तो vx तो थोड़ी देर बाद हो गई ux। जहां तक vy का सवाल है तो vy इज uy प्लस ay इंटू t, तो vy वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी x डायरेक्शन में है और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है gt, तो ये हो गई vy। अब टोटल वेलोसिटी को मैं x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, x डायरेक्शन इसे हम ऐसा कहते हैं वेलोसिटी को, हमें खाली सवाल कहेगा कभी x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालो तो ये आंसर है, अगर सवाल कहेगा y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालो तो ये आंसर है। जब वो कहता है खाली सिर्फ कहता है वेलोसिटी निकालो तो उसका मतलब है रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी ऑलवेज मींस रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं ये, और डायरेक्शन के लिए x नहीं लिखता। अब डायरेक्शन का x डायरेक्शन में डायरेक्शन का जो कोड है वो i कैप है, x नहीं लिखेंगे, अब i कैप लिखेंगे। इसी तरह y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है gt, तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन के लिए y नहीं लिखेंगे, y की जगह हम इसे j कैप लिख देते हैं। ये वेलोसिटी की जनरल एक्सप्रेशन हो गई टाइम t के बाद। टाइम t के बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी की ये जनरल एक्सप्रेशन हो गई। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप समझ रहे हैं ये vx और vy राइट एंगल्स पे हैं, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। किसी भी 2D वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का जो तरीका होता है वो फॉलो करूंगा, ux स्क्वायर प्लस gt स्क्वायर। ठीक है, जो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v होगा वो हमेशा ही vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होगा, क्योंकि आपने इसे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में बांटा है। टोटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा ही होगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। तो टाइम t के बाद वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान रखें। अब मैं इसका बीटा और निकाल लेता हूं। टाइम t के बाद इसका एंगल बीटा कितना है, तो tan बीटा है, क्योंकि ये यहां से एंगल बन रहा है, तो vy dx परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस पर ये vy को मैं यहां बना लेता हूं। अब इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, और tan बीटा हो गया इस तरह से vy यानी gt और vx यानी ux, और ux को हम खाली u बोल रहे हैं। u जो है वो वेलोसिटी खाली x डायरेक्शन में है, पर इनिशियली इसके अलावा और कोई वेलोसिटी भी नहीं है। तो मेरे ये दो रिजल्ट्स हैं जो फाइनली काम के हैं, इन पे आपको स्टार लगाना है। ये एक तो टाइम t के बाद एंगल, और टाइम t के बाद वेलोसिटी। ये क्वेश्चन आपको इस पे करना है। ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है,
और वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड है, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड एंड द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, सो जो ux है वो तो हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा 500 ही बनी रहेगी, और ग्रेविटी के मारे जी को इधर 10 लेना है आपको। ग्रेविटी के मारे टाइम 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी ये आ जाएगी, तो जो टोटल वेलोसिटी होगी वो 500 आई कैप प्लस 50 जे कैप होगी, ये टोटल वेलोसिटी। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, ये दोनों 90 डिग्री पे है, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, तो 500 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना तो फिजूल ही है, हालांकि हम करेंगे तो, पर आप ये समझ जाइए कि ये जो फिगर है ये 10 टाइम्स बड़ा है इससे, तो इसका स्क्वायर 100 टाइम्स बड़ा है, और आप दो चीजों को ऐड कर रहे हैं जिसमें से एक 100 टाइम्स बड़ी है, तो 100 गुना बड़ी है अगर ये, तो इसको तो आप नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं। मोटे तौर पे इसेंशियली अगर हम चाहे तो इसका आंसर 500 ही दे सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। मैं इसमें से 15 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि 10 स्क्वायर प्लस 1 तो वेलोसिटी हो गई 50 इंटू रूट 101, ये तो करीब करीब वही है, 500 ही है। जो नंबर अभी हम ऐड कर रहे हैं ना इसमें स्क्वायर करके, ये 10 टाइम्स बड़ा है, तो इसका स्क्वायर 100 टाइम्स बड़ा है, तो दिस इज नेग्लिजिबल। एनीवे ये टोटल वेलोसिटी हो गई, ये टोटल वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड में, अगर आपको आंसर उस तरह से देना है तो। अब मैं tan बीटा देखता हूं, tan बीटा जो है वो vy बाय vx है, वो gt बाय u है, तो जो tan बीटा है, जो tan बीटा है उसमें g है 10 और टाइम में ले रहा हूं 5 और इनिशियल वेलोसिटी है 100, तो ये tan बीटा है 1/10, तो एक्चुअली tan बीटा है इसका 0.1, और ये बहुत ही छोटी वैल्यू आ रही है, तो मैं बीटा को ले लेता हूं 0.1 रेडियंस में। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि अगर छोटे एंगल हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, अगर वो रेडियंस में हो तो। और मैं अगर अब डिग्री में आंसर चाहता हूं तो मैं 0.1 रेडियन को 57.3 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, तो जो एंगल आएगा बाद में वो 5.73 डिग्री आएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल इज विद द हॉरिजॉन्टल, तभी मैं tan बीटा को vy बाय vx लिख पा रहा हूं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h की बात करनी है, अब आपको टाइम की बात नहीं करनी है तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ही फेंका तो उसे ऐसे ही है, पर अब जब वो यहां आ चुका है, ये डिस्प्लेसमेंट h है, उसके बाद मेरे को इसकी टोटल वेलोसिटी, दो चीजें बतानी है, एक तो इसकी टोटल वेलोसिटी और इसका एक एंगल विद द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो ये इसमें वेलोसिटी है, ये इसका vx है, ये vy है, ये बीटा है। vx तो इसमें ux के बराबर ही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, और जो vy है वो ग्रेविटी से प्राप्त हुई है, पर मेरे को टाइम के टर्म्स में फॉर्मूला नहीं लिखना है। मैं दोबारा देखता हूं, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2gy, अभी vy स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h दिया गया है, तो vy इज इक्वल टू रूट 2gh। एक इक्वेशन मेरी ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। जो मेरे पार्टिकल में प्रोजेक्टाइल में टोटल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं। जो फाइनल वेलोसिटी है कुछ x डायरेक्शन में भी है और कुछ y डायरेक्शन में भी है। x डायरेक्शन में वेलोसिटी इसलिए है क्योंकि हमने इसे x डायरेक्शन में ही फेंका था, और y डायरेक्शन में इसमें ग्रेविटी ने काम किया है। पहले हम इस वेलोसिटी को टाइम t के टर्म्स में gt लिखते थे, आज हाइट h के टर्म्स में लिखना है। तो वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला है ux i कैप, x डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ux है, और ये मैग्नीट्यूड बता रहा है रूट 2gh, और ये डायरेक्शन बता रहा है j कैप। अब मेरे पास दो वेलोसिटी है, ux x डायरेक्शन में और ये वाली वेलोसिटी y डायरेक्शन में। बस ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये दोनों राइट एंगल्स पर हैं, तो ux स्क्वायर प्लस 2gh रूट 2gh का स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh,
यही फॉर्मूला आया, ये तो यूनिवर्सली ट्रू है। ये जो फॉर्मूला ना v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh हमेशा ही सही है। यहां मैंने फॉर्मूला लगाया है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और मैं सब कुछ यहाँ वर्टिकल ले लूंगा, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी वर्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी भी वर्टिकल, एक्सीलरेशन भी वर्टिकल और डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल। इसमें सारी चीजें अब हमने वर्टिकल डाल दी हैं। अगर कभी भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल डायरेक्शन चाहे ये है चाहे ये है चाहे ये है चाहे यही क्यों नहीं है, अगर इनिशियल वेलोसिटी u थी और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h है तो नीचे आने पर वेलोसिटी हमेशा उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से पाया जाता है, इट इज ऑलवेज इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि हर बार जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम है, हाइट लॉस सेम है तो P लॉस सेम है तो K गेन सेम है, इसलिए फाइनल स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम है। नीचे पहुंचने पर स्पीड तो सेम रहेगी, आप इसे किसी भी एंगल पे फेंक दें पर नीचे पहुंचने पे इसका जो एंगल है वो हर बार सेम नहीं रहेगा। जो tan बीटा है Vx और फिलहाल Vy जो है वो है √2gh और Vx है ux, तो बस tan बीटा फाइनली एंगल हाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h के बाद जो एंगल है वो भी हर बार सेम ही रहेगा। फाइनली लैंडिंग के समय जो एंगल है वो भी हर बार सेम ही रहेगा, क्योंकि ये भी सेम है और ये भी सेम है। पहले हम कह रहे थे tan बीटा है gt/u, बेसिकली आप tan बीटा को सिर्फ अगर याद ही करना है तो ये याद करिए बस Vy, फिर अपने आप Vx सोच लेना और अपने आप Vy सोच लेना। अगर टाइम t के बाद Vy चाहिए तो gt, v का फॉर्मूला था u प्लस at, u को डाला 0 तो v इक्वल टू at, आज स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये √2h आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी, अगर इनिशियल 0 है तो इसमें सब कुछ सेम है तो लैंडिंग के समय एंगल भी सेम रहे। जो स्टेटमेंट हमने कहा कि फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट है, ये फाइनल वेलोसिटी के लिए इस समय वैलिड है। और Vy की अगर बात करें, Vy की बात करें सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी की, तो वर्टिकल वेलोसिटी के फॉर्मूले में भी वही बात आ रही है, ये भी सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी भी डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो हमेशा √2gh ही आएगी, और फाइनल टोटल वेलोसिटी भी डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो अभी हमेशा यही आएगी। हाँ फाइनल वेलोसिटी u पे डिपेंड करेगी शायद और हाइट पे डिपेंड करेगी, अगर स्पीड सेम है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है और हर बार पार्टिकल नीचे आ रहा है ताकि मैं g को पॉजिटिव ले सकूं, तो फाइनल वेलोसिटी भी डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट है और वर्टिकल वेलोसिटी भी डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट है। इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है, एंगल ऑफ एलिवेशन when the projectile lands on the ground, angle of elevation when the projectile lands on the ground, ये दो एंगल अलग अलग चीज है, जो tan बीटा है वो एक अलग चीज है और एंगल ऑफ एलिवेशन जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे लैंड कर रहा है वो एक अलग चीज है। ये हाइट h है, अगर प्रोजेक्टाइल अगर यहां गिरा है प्रोजेक्टाइल मान लीजिए, तो ये अगर एक ऑब्जर्वर यहां से ऊपर देखे किसी इस पॉइंट को, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, LOS, लाइन ऑफ साइट। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि इस एंगल पे वो प्रोजेक्टाइल को गिरते हुए साइट करेगा, प्रोजेक्टाइल का पाथ तो कुछ ऐसा होगा। तो ये जो बीटा है ये बीटा है और ये एंगल अलग चीज। अब की बात चलिए, हमने थीटा ये हम हॉरिजॉन्टल से बना रहे हैं, ये भी खैर हमने हॉरिजॉन्टल से ही बनाया था गिरते समय। सपोज ये ऐसा है, ये Vx है, ये Vx है और ये Vy है, तो ये एंगल बीटा है। बीटा एक अलग चीज है, प्रोजेक्टाइल ने गिरते समय जमीन पे कितना एंगल बनाया है वो बीटा है, पर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है या जो एंगल ऑफ साइट है, इसके लिए एलिवेशन है और इसके लिए साइट है, वो फिर मैं निकालूंगा। अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो फिर मैं y/x से निकालूंगा, ये h अपॉन x है और x तो फिर u इंटू टी है, और t है √2g/h।
इस तरह से कुछ थीटा निकल आएगा। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा है, वो स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, पैराबोलिक पाथ मत बनाइएगा। जब प्रोजेक्टाइल लैंड कर रहा है तो जो एंगल बना रहा है वो tan बीटा है, उसको निकालने का तरीका है vy/vx, और tan थीटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको निकालने का तरीका है y/x। tan बीटा है vy/vx और tan थीटा है y/x। ये y/x, ये डिस्टेंस x है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन की बात तो बहुत कम की जाती है, पर खैर वो भी बात की जा सकती है। देखिए वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो टोटल वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन तो यही है, टोटल वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस v j कैप। आपकी बात उसने मेरे को हाइट दी है, तो vx जो है वो तो हमेशा ux के बराबर रहेगा, वो तो हमेशा 50 रहेगा। इसे भी मैं ux लिख देता हूँ, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो √2gh हो जाएगी j कैप, और जो टोटल वेलोसिटी होती है वो ऐसे सवालों में हमेशा u² + 2gh होती ही है। तो ये u² हो गया जो कि 50² है, और g है 10 और हाइट है 125। g को 10 लीजिए सिंपलिसिटी के लिए, ये हो गया 250 है, फिर से 50 × 5 है ना, 125 250 तो यही हो गया था, 50 × 50 हो गया है, ये 50² ही हो गया, ये 2 × 50² हो गया, ये हो गया 50√2। पहला पार्ट तो ये आ गया। अब tan बीटा है vy/vx, तो वर्टिकल वेलोसिटी हो गई है √2gh, और vx तो ux के बराबर ही रहती है हमेशा। ये √2gh आ रहा है 2 × 10 × 125, और ux है 50, तो ये 125 2 सा 250 हो गया, 2500 तो √50 हो गया, 50/50 ये 1 आ गया, तो बीटा आ गया 45 डिग्री। एक्चुअली क्या है कि 125 मीटर की हाइट का अगर हम टाइम निकालें, h = ½ gt², टाइम है √2h/g, तो वो टाइम है ये 250/10 का रूट, 250/10 का रूट यानी √25, यानी 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स के फ्री फॉल में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो 125 मीटर होता है। अगर आप हाइट में कंफर्टेबल नहीं है तो आप टाइम निकाल लीजिए और vy को gt कह दीजिए, या तो vy √2gh है या vy gt है। अब थर्ड का आंसर निकालते हैं एंगल ऑफ साइड। एंगल ऑफ साइड का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्टाइल हालांकि लैंड तो ऐसे की है, पर अगर मैं डायरेक्ट यहां से खड़े होकर देखूंगा ना, तो मैं इस एंगल पे मुझे ये दिख जाएगा। यहां से देखूंगा तो इसको बोलूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहां से देखूंगा यहां से ये एंगल, ये तो बराबर ही है, ये एंगल ऑफ साइड कहलाता है। तो जो tan थीटा है आपकी बात, वो y/x है। y तो मेरा हाइट ही है, और x को मैं बोलता हूं u × t, और t है वो √2h/g, √2h/g ये है, तो हो जाएगा √g अपॉन u × √2, और नीचे ही √h, ये tan थीटा आ जाएगा। वरना तो मैं फिर ये करने वाला था, x को ut ले लेता, और t ऑलरेडी मैं 5 सेकंड निकाल चुका हूं। एनीवे यही कर लेते हैं, ये शायद ठीक लिया है, ये √h ऊपर बचेगा, इसका √h ऊपर बचेगा, ऐसा आएगा है ना, ये √g ऊपर जाएगा, ये √h हो जाएगा, और ये u√2। तो हाइट है 125 और ये हो गया पूरा 1250 अपॉन ये 2 के अंदर ही है, और नीचे वेलोसिटी है ये 50, तो ये 625 हो जाएगा। 625 का अंडर है 25, ये हो गया 25/50, ये हो गया 625 का अंडर है 25, 25/50, tan थीटा है 1/2 0.5,
tan थीटा है 0.5। मैं इसे आराम से यूं कर लेता, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x। y तो इसने 125 मीटर डायरेक्टली दिया ही हुआ है, और x हो जाता है ut, और इसका टाइम है 125 मीटर का टाइम हमने निकाला 5 सेकेंड्स, तो 50 into 5 ये, तो ये 125 by 250 हो जाता है। हाँ, तो tan थीटा 0.5 हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो ये एंगल कितना रहेगा, tan 45 tan 30 डिग्री होता है 0.577, तो ये एंगल 30 डिग्री से भी थोड़ा कम रहेगा, शायद tan 23 डिग्री रहेगा उसके आसपास। मतलब मैं एंगल देखना चाह रहा हूं, अगर tan थीटा 0.5 है तो थीटा अप्रोक्सीमेटली कितना है। मुझे एक ये एंगल याद आता है, ये है 5 और ये है 12 और ये है 13। सबसे बड़ी वाली साइड के सामने एंगल सबसे बड़ा, और यहाँ पर ये 23 डिग्री आ जाता है, ये 2 और ये 3 से मिलके, और यहाँ 67 डिग्री आ जाता है। अब अगर tan थीटा को मैं 5/12 ले लूं, ये करीब वही आ गया, 5/10 होता तो 0.5 आ जाता। ये अप्रोक्सीमेटली एंगल 23 डिग्री है। मुझे ये तो पता था कि अगर tan थीटा 1045 डिग्री होता तो आंसर 0.707 आता है ना, और 1037 डिग्री भी मुझे 3, 4, 5 ट्रायंगल से पता ही है। अगर ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, तो आप जानते हैं ये एंगल 37 डिग्री है और ये 53 डिग्री है, 5 और 3 से मिलकर 53 डिग्री और ये 37 डिग्री। तो जो 1037 होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 होता है। 1037 भी 0.7 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 37 के सामने 3, 53 के सामने 4, 3, 4, 5 ट्राइंगल। जो 1037 है वो 3/4 है, वो 0.75 है। जो 1045 है एक्चुअली ये 1 है, 1045 तो 1 है। और अगर छोटे एंगलों पे जाऊं तो मैंने पहले पढ़े हैं, तो एक मैं 1037 पढ़ता हूं जो कि 0.75 है, और एक ये मैं पढ़ता हूं tan थीटा 5/12। अगर थीटा 5/12 है तो थीटा 23 डिग्री है, 10 of 23 डिग्री हमने पढ़ा है 5/12। इस तरह से हम आइडिया लगा लेते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि 1060 जो है वो 1.732 होता है, और 1063 जो होता है वो करीब 2 होता है, और 1076 जो होता है वो 4 होता है। ये बीच में कुछ वैल्यूज थी जो हमने पढ़ी हुई हैं। एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स अ मंकी। हॉरिजॉन्टली इज द कीवर्ड। हॉरिजॉन्टली फायर किया मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, और वो मंकी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। ये बुलेट हमने फायर की यहाँ से, और ये मंकी यहाँ पर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। अब कहता है कि जैसे ही जिस इंस्टेंट पे बुलेट फायर की, उसी इंस्टेंट पे धीरे से जेंटली टपक पड़ता है। कोई होशियारी नहीं दिखाता, बस जेंटली वो टपक पड़ता है, बस वरना हाथ छोड़ देता है। अगर डंगाल पकड़ के रखा था ब्रांच की तो छोड़ देता है, वो वर्टिकली नीचे गिरता है। तो क्या गोली बंदर को लगेगी? yes, सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हिट यानी कॉलिजन, तो कॉलिजन की शर्त क्या है, टक्कर की शर्त क्या है? बोथ शुड बी, या कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ should be same at same time. Both should be, coordinates of both should be same at same time, तभी हिट होगा। अगर यहाँ भी मैं ओरिजिन डिफाइन कर लूँ, मान लीजिए ओरिजिन ये है, तो थोड़ी देर बाद अगर बुलेट यहाँ है और उसी समय अगर मंकी यहाँ है सेम टाइम पे, तो इनके फिर यहाँ से जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम होंगे। सेम टाइम पे कोऑर्डिनेट सेम होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉलिजन। सुनो ध्यान से, क्या होगा कि अब अगर इनके टक्कर की संभावना है तो इनका जो x है, यहां से जो x है वो तो सेम है। बुलेट इस डिस्टेंस पे पहुंचेगी तभी टक्कर की संभावना है। बस ऐसा ना हो कि
जब बुलेट यहां से गुजर जाए उस समय मंकी यहां हो या उस समय मंकी यहां हो, तो दोनों की वर्टिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए। ऐसा लिख दीजिए बड़ा बड़ा कि फॉर कॉलिजन वर्टिकल कंडीशंस ऑफ बोथ शुड बी सेम, because we want the y coordinate of both to be same at same time. Both should have undergone same vertical displacement in same time. So the collision will occur if the initial vertical velocity of the bullet is same as the initial vertical velocity of the monkey, and if the vertical acceleration of both is same, वर्टिकल एक्सीलरेशन दोनों का सेम हो। यहां पे ये दोनों कंडीशन सेम है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की 0 है और एक्सीलरेशन दोनों का g है वर्टिकल वाला। बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है पर वो पूरी तरह हॉरिजॉन्टल है, हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर इनकी वर्टिकल कंडीशन सेम है तो दोनों सेम टाइम में सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अंडरगो करेंगे, सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अंडरगो करेंगे। जब बुलेट यहां होगी ना तो मंकी यहां होगा, जब बुलेट यहां होगी ना तो मंकी यहां होगा, जब बुलेट यहां होगी तो मंकी यहां होगा, जब बुलेट यहां होगी तो मंकी यहां होगा, और फाइनली दोनों एक साथ एक जगह पे पहुंच जाएंगे। आपको इनकी केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स देखने हैं, दोनों में सेम टाइम में सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स होंगे क्योंकि दोनों की वर्टिकल कंडीशन सेम है। वर्टिकल कंडीशन सेम है तो आंसर है यस। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने बुलेट थोड़ा और तेज मार दी, जिस भी वेलोसिटी से यहां मारा था उससे और तेज मार दी, अब गोली लगेगी या नहीं? लगे। हाँ ये लगेगी क्योंकि मैंने कोई पुरानी वेलोसिटी तो दी नहीं थी जो कि मैं ये कहूं कि और तेज मार दी। अब आपको लग रहा है कि और तेज मार दी तो बुलेट ऐसी निकल जाएगी, पर बंदर को भी तो गिरने का टाइम कम मिलेगा। बुलेट अगर ऐसी भी जाएगी तो और पहले मर जाएगा, और तेज मारोगे तो बुलेट यहीं तक पहुंच, जहां तक इतना एक्स ट्रेवल करने में बुलेट में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कम होगा, और उतने टाइम में बंदर में भी तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अगर हॉरिजॉन्टल कंडीशन सेम है तो आपको अगर वर्टिकल कंडीशन सेम है तो आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को मत देखिए। हाँ वो कितना ही बंदर इसको डराने की कोशिश करे, इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज अलग अलग। बंदर इस तरफ गोली ऐसे जा रही है और बंदर ऐसे जा रहा है तो गोली अब उसको जल्दी लग जाएगी। अगर वर्टिकल कंडीशन सेम है तो फिर चाहे वो इधर भागे चाहे इधर भागे गोली लगेगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी से वो नीचे कूद जाए या इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर जंप कर जाए या इनिशियल वेलोसिटी से एंगल पे जंप कर जाए तो बचेगा, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली इस तरफ कूदे इसको डराने के लिए या इधर कूदे तो गोली उसको नहीं लगेगी, लगेगी। रूल यही है कि जब तक वर्टिकल कंडीशन सेम है तो दोनों में सेम टाइम में सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा तो गोली लगेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले दोनों का ये लेवल था, और अब थोड़ी देर बाद भी दोनों का सेम लेवल है, अगर फिर और थोड़ी देर बाद दोनों का सेम लेवल है, दोनों में सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब कभी ना कभी इसको गोली लगेगी। और इस बीच किसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किया है उससे हमें मतलब नहीं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम टाइम में सेम होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की तरफ ध्यान मत ले जाइए। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी रिस्पांसिबल फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट and vertical velocity will be responsible for vertical displacement, so the vertical conditions of both should be same। ये बात सही है कि अगर वो वहीं अपनी डंगाल पकड़ के लटका रहेगा, अगर वहीं लटका रहेगा तो गोली नीचे से निकल जाएगी, तो वर्टिकल कंडीशन सेम नहीं है ना, क्योंकि वो फ्रीली गिर नहीं रहा, उसमें जी काम नहीं कर रहा, उसका जी बैलेंस्ड है अभी, क्योंकि a bullet is fired horizontally from a gun with a speed of 1000 meter per second towards a target 100 meter away। ये बुलेट है और टारगेट यहां है,
नहीं, टारगेट यहाँ है, कह रहा हाउ मच अबव द टारगेट शुड द बुलेट बी इन। ये एक्चुअली टारगेट ये है, और आपको शायद गोली यूं छोड़नी पड़ेगी। हाउ मच अबव द टारगेट शुड द बुलेट बी इन। बुलेट आप यहाँ रखोगे तो ऐसे जाएगी और टारगेट को लगेगी। आप अपना आंसर सेंटीमीटर में दे दीजिए। देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सवाल हैं, इनमें बेसिकली अगर टाइम ना दिया हो तो ज्यादातर यही सवाल फॉर्मूला लगता है, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। चाहे आपको x निकालना हो, चाहे u निकालना हो, चाहे y निकालना हो, ज्यादातर सवाल इसी से हो जाते हैं। अब इस सवाल में उसने पहले तो कहा हॉरिजॉन्टली फ्रॉम फायर किया है, इसका मतलब हाँ ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सवाल है। फिर कह रहा है हाउ मच अबव द टारगेट, तो आपको सवाल पढ़ के यही सोचना है कि x निकालना है मेरे को कि y निकालना है। अबव द टारगेट मतलब आपको y निकालना है, बस अब आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए। अब g है ये 10, x है 100 मीटर, और जो u है वो है 1000, ये तो 5, और फिर 1/10 का स्क्वायर 1/100 मीटर, यानी 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अबव द टारगेट के ऊपर, अबव मतलब आपको y निकालना है। अदरवाइज जो बेसिक मेथड होगा वो हमेशा ये होगा कि x इज इक्वल टू ut से आप t निकाल लीजिए। t है x बाई u, x है 100 और वेलोसिटी है 1000, तो टाइम हो गया 0.1, और फिर y को बोल दीजिए हाफ gt स्क्वायर, तो ये 5 इंटू 0.1 का स्क्वायर हो गया। ये आंसर मीटरों में आ रहा है। x इज इक्वल टू यूटी से पहले t निकाल लीजिए और फिर उतने ही टाइम का y निकाल लीजिए, पर ये समझ लीजिए बस निकालना y है, मेथड कोई भी लगा लीजिए। बेसिक मेथड इज ऑलवेज द बेस्ट। x इज इक्वल टू यूटी वाला एंड y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर वाला इज ऑलवेज द बेस्ट। आप किसी भी प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल को राइट एंगल ट्रायंगल बना के मत करिए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ये y मैंने लिया है और ये x लिया है। आपको जो एंगल पता है, ये वाला एंगल आपको पता ही नहीं है। आपको y पता है और x पता है, y निकालना है रादर, और ये एंगल तो आपको पता ही नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल मत बनाइए। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल ऐसे लैंड करता है, उसका एंगल अलग होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल अलग होता है। राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल नहीं बनाना है आपको। Jet of water comes out of a hole in a vertical wall of a container filled with water. कंटेनर में वाटर भरा है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, ये कोई हाइट दी है और ये कोई हाइट दी है, और ये डिस्टेंस रेंज जिसे कहते हैं वो डी दिया है। तो किस स्पीड से पानी बाहर निकला है, क्यों निकालना है आपको। मेरे हिसाब से भाई हॉरिजॉन्टल पानी बाहर निकल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है, तो फॉर्मूला तो ट्रेजेक्टरी का यही लगेगा। इसमें y को अगर y दिया और x दिया हो तो u निकाल सकते हैं। y को h माइनस h डाल दीजिए और x को d डाल दीजिए और u निकाल दीजिए। सर देखिए, कोई भी सवाल हो, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सवाल है और टाइम नहीं दिया है, ना मांगा है, तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लगाइए। अगर वो x और u दे देगा तो y मांगेगा, बोलेगा हाउ मच अबव, जो पिछले क्वेश्चन में किया था y निकालना था। आज उसने आपको x दे दिया और y दे दिया है, तो u निकालना है। जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जेट में हुआ है वो ये h माइनस h है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है वो d है। ये h में ही खेल था सारा, बस इतना से ही खेल था। बाकी तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अगर आप ये समझते हैं तो आंसर निकल आएगा। ये h मेरे को u निकालना है, तो u स्क्वायर इज g/2 x स्क्वायर अपॉन y, तो u इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट g/2y। वही x इज इक्वल टू ut से ही आया है, ये भी है ना। u निकालना है, तो x है d अपॉन g और y है ये। दिस इज द आंसर। The ball rolls off the top of a staircase with initial horizontal velocity u. ये staircase है, यहाँ से बॉल आई और ऐसे horizontal projectile बन गई। इसने वर्ड horizontal यूज किया है।
ये हमें सवाल में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। Each step is h meter high and each step is w wide. बस it just strikes the edge of the nth step. ये nth step है. Find n in terms of hwu. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सवाल है, u निकालना है बेसिकली। x y और u में रिलेशन चाहिए, t की कोई बात नहीं है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हम यूज करेंगे, पर उसमें x को शायद n इंटू डब्ल्यू कुछ लिखना है और y को nh लिखना है। ये भी है तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ही सवाल, और टाइम ना तो दिया है ना मांगा है, इसलिए शायद मैं डायरेक्टली ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ले सकता हूं। इसने मांगा है अननोन, जरा ध्यान से देख लेना चाहिए, ठीक है। n इज द अननोन, तो बस मुझे एक्चुअली इसमें y ढूंढना है ध्यान से और x ढूंढना है ध्यान से। इन्हें थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं दिया गया है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है। इधर ये h है और ये h है और ये इधर h है। तो जब ये थर्ड स्टेप पे गिर रहा है ना, तो इसका y 3h है। इसका मतलब जब ये nth स्टेप पे गिरेगा तो y nh होगा। ऐसे ही अभी इसका x जो है वो 1w 2w और 3w है जब वो थर्ड स्टेप पे गिर रहा है। इसका मतलब जब वो nth स्टेप पे गिरेगा तो उसका x nw होगा। अब इस फॉर्मूले में बस इसको डाल देते हैं, y है nh इज इक्वल टू हाफ g, x स्क्वायर इज n स्क्वायर w स्क्वायर और इधर u स्क्वायर, और n ही निकालना है बस। तो इसको नीचे ले आते हैं, एक n कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये n कैंसिल हो जाएगा, ये वाला n यहाँ जिंदा रखते हैं, बाकी सब वहां ले चलते हैं। 2u स्क्वायर, इधर h भी है, 2u स्क्वायर h अपॉन g w स्क्वायर, ये आंसर है। ये और ये मिलके y बना रहे हैं थर्ड स्टेप पे करने के लिए 1h 2h 3h, थर्ड स्टेप के लिए 3h, तो nth स्टेप के लिए y हो गया nh। ये 1w ये 2w ये 3w, जब जिसने बोला जस्ट स्ट्राइक्स द एज ऑफ द nth स्टेप। अगर ये nth स्टेप होता तो इसका w होता, पूरा जो x होता वो nw होता। 3 स्टेप्स के लिए 3w है, तो n स्टेप्स के लिए nw होता। कर रहा हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बर प्लेन इज ऑन अ लेवल फ्लाइट। लेवल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, लेवल फ्लाइट हॉरिजॉन्टली जा रहा है at a height of 80 meter with a constant speed of 15 meter per second. It releases a bomb to hit enemy's target on ground. अच्छा, at a height मतलब ग्राउंड से हाइट हमेशा मतलब होता है above the ground। तो ये भी है तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सवाल। कहता है कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉम्ब एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। अब जो ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड है वो तो रेस्ट पे ही है, उसको ये दिखेगा कि t इज इक्वल टू 0 पे मान लीजिए हमने बॉम्ब रिलीज किया है, तो स्पीड ऑफ द बॉम्ब एट t इज इक्वल टू 0 माइनस is same as the speed at t is equal to 0 plus। जब तक ये बॉम्ब प्लेन का पार्ट था तब तक हर इंस्टेंट पे बॉम्ब की वही स्पीड थी जो प्लेन की थी। अगर इस बीच प्लेन एक्सेलरेट भी हो रहा होता तो हर इंस्टेंट पे जो प्लेन की स्पीड होती वो बॉम्ब की होती ही होती, क्योंकि बॉम्ब प्लेन का एक पार्ट है। तो जिस इंस्टेंट पे मैंने बॉम्ब रिलीज किया है उसके जस्ट पहले जो बॉम्ब की स्पीड थी वही उसके जस्ट बाद भी रहेगी। बॉम्ब की स्पीड 0 नहीं है क्योंकि वो एरोप्लेन का पार्ट है, बॉम्बर प्लेन का पार्ट है, तो जो बॉम्बर प्लेन की स्पीड है वही उसकी भी स्पीड है। अगर बॉम्ब की स्पीड 0 है तो वो एक्चुअली प्लेन के रिस्पेक्ट में है। जमीन से तो वो हवाई जहाज भी दूर जा रहा है बॉम्बर प्लेन, और उसके साथ बॉम्ब भी दूर जा रहा है। तो मैं जब देख रहा हूं तो बॉम्ब की स्पीड 0 नहीं है क्योंकि वो तो मुझसे दूर जा रहा है। तो छोड़ने के जस्ट पहले उसकी स्पीड थी 15 मीटर पर सेकेंड, तो पहले पार्ट का आंसर हुआ 15 मीटर पर सेकेंड। ये 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पहले बॉम्ब के अंदर रखा था, और आप सिर्फ बॉम्ब को देखिए और जमीन से खड़े होकर देखिए, तो ये जो बॉम्ब है ये मुझसे दूर तो जा ही रहा था क्योंकि प्लेन मुझसे दूर जा रहा था।
तो बॉम्ब की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड थी और जस्ट हमने उससे बॉम्ब वहां से निकाल दिया एरोप्लेन से, तो अभी भी उसमें वही स्पीड मेंटेन रहेगी जो उसमें निकालने के जस्ट पहले थी। 15 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ड्यू टू इनर्शिया। सेकंड पार्ट देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड आफ्टर टाइम टी। तो बस यही है कि वो तो अगर वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो बॉम्ब से निकलते समय इसमें मतलब जो वेलोसिटी है वो है vx i कैप प्लस v by j कैप। हमें फिर इस सवाल में पहले रेफरेंस फ्रेम अटैच कर देना चाहिए था और मुझे बोलना चाहिए था कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉम्ब है वो ओरिजिन है, ये x डायरेक्शन है और ये प्लस y डायरेक्शन है। तो जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी वो तो यही रहेगी इनिशियल ये, और डायरेक्ट y डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेविटी के कारण आएगी। पहले y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी नहीं, y डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी gt j कैप। बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा। विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड का जो ऑब्जर्वर है वो तो रेस्ट पे है। अब वो ये देखेगा कि पत्थर को हमने 15 की स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंका है और ग्रेविटी के मारे उसमें एक वेलोसिटी gt भी आती जा रही है। तो वही बात है ux i कैप प्लस v प्लस gt j कैप। सेकेंड पार्ट में आंसर ये आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड आफ्टर टाइम t। तो अब हम इससे देख रहे हैं कि ये एक वन डायमेंशन मोशन है, ये एक वन डायमेंशन मोशन है और ये दोनों मिलके 2D मोशन है। इसलिए जमीन से देखने पर बॉम्ब का पाथ पैराबोला दिखेगा। इट्स अ 2D मोशन एंड द पाथ इज पैराबोला। जमीन के रिस्पेक्ट में इसमें एक इनिशियल वेलोसिटी भी है जो कांस्टेंट है और एक वर्टिकल वेलोसिटी भी है। तो वन डायमेंशन ये है, वन डायमेंशन ये है। So this is a case of 2D motion and the resultant path as seen by an observer on the ground is a parabola. अब हमें थर्ड पार्ट में निकालना है velocity of the bomb with respect to pilot। हमें थर्ड पार्ट निकालना है velocity of the bomb with respect to pilot। This is velocity of bomb minus velocity of pilot। तो जो बॉम्ब की वेलोसिटी है वो है ux i कैप प्लस gt j कैप, ये बॉम्ब की वेलोसिटी है। और पायलट की वेलोसिटी तो अभी भी वही है 15, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लगातार पायलट ऐसे जाता जाएगा और बॉम्ब ऐसे जाता जाएगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो दोनों में रिलेटिव हॉरिजॉन्टल मोशन हो ही नहीं रहा है। तो बस यही आंसर आ रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू प्लेन आ रहा है gt j कैप। सर हाइट दी है तो हमें वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू पायलट का एक जनरल एक्सप्रेशन चाहिए और वो वेरिएबल है। हम इसे √2gh नहीं ले सकते, इस वेलोसिटी को √2gy तो ले सकते हैं। या तो आप ये लिख दीजिए और ये लिख दीजिए, या ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो y बढ़ता जा रहा है और ये y इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू h। y हमेशा h नहीं है। मेन बात ये है इस समय कि जो बॉम्ब का पाथ है पायलट के रिस्पेक्ट में वो वन डायमेंशनल मोशन है। ये जो बॉम्ब की वेलोसिटी है पायलट के रिस्पेक्ट में वो ये है। अब ये 1D मोशन है, 2D मोशन नहीं है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो पायलट असल में क्या है, पायलट पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है और बॉम्ब ऐसे जाता जा रहा है। तो पायलट जब बॉम्ब की तरफ देख रहा है ना, तो पायलट को बॉम्ब हमेशा उसके ठीक नीचे दिख रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो दोनों में सेम है। जितना ये आगे गया उतना ये भी आगे गया, पर ये थोड़ा नीचे भी गया। सेम टाइम में इनमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो रहा है पर ये थोड़ा नीचे भी जा रहा है। तो पायलट को लगेगा मैं तो यही हूँ, पत्थर भी मेरी नजरों के सामने बना हुआ है, बस ऐसे दूर जाता जा रहा है। वो ये रहा है कि पहले ये कंडीशन है, फिर थोड़ी देर बाद ये कंडीशन है, फिर थोड़ी देर बाद ये कंडीशन है, ये पहले ये कंडीशन है, थोड़ी देर बाद ये कंडीशन है, और थोड़ी देर बाद ये कंडीशन है, और थोड़ी देर बाद ये कंडीशन है। पायलट को तो ये दिख रहा है कि मेरी नजरों के ठीक नीचे ही बॉम्ब बना हुआ है, इसलिए to the pilot the bomb appears to be falling vertically down in straight line। पायलट तो अपनी उसी स्पीड से चलता चला जाएगा। बॉम्ब गिराने के बाद हवाई जहाज की स्पीड बॉम्बर प्लेन की स्पीड चेंज नहीं हुई है,
बॉम्ब इसमें हॉरिजॉन्टल स्पीड थी ux और बॉम्ब में दो वेलोसिटी है। पायलट में तो वेलोसिटी है ux आई कैप हमेशा पायलट में, और बॉम्ब में जो वेलोसिटी है वो है ux आई कैप और gt j कैप। पायलट की वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, वो तो अभी भी अपनी इनिशियल स्पीड से चलता चला जाएगा, और बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट रहेगी और ग्रेविटी के हमारे ये बढ़ती चली जाएगी। और रिलेटिव वेलोसिटी यानी इन दोनों का वेक्टर डिफरेंस, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब माइनस वेलोसिटी ऑफ पायलट कर दीजिए तो ux का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो खाली gt j कैप बचेगा। फोर्थ पार्ट कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द टारगेट एट द मोमेंट द बॉम्ब हिट्स द टारगेट। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये ग्राउंड है, यहां से एरोप्लेन ने बॉम्ब रिलीज किया था, प्लेन ऐसे जा रहा है और बॉम्ब ऐसे गया और टारगेट से गिरा, पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो दोनों ने सेम टाइम में सेम तय किया। इसमें बॉम्ब ने कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी अंडरगो कर लिया है, बॉम्ब ने कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी अंडरगो कर लिया है, पर प्लेन ने कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अंडरगो नहीं किया है। तो इस इंस्टेंट पे जब बॉम्ब यहाँ टारगेट को हिट करता है, प्लेन इसके ठीक वर्टिकली अबव है, और इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये हाइट के बराबर है, 80 मीटर है। जिस इंस्टेंट पे बॉम्ब टारगेट को हिट कर रहा है उस इंस्टेंट पे प्लेन इसके ठीक ऊपर है, क्योंकि प्लेन और बॉम्ब के बीच में कभी कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, क्योंकि प्लेन और बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तो इनमें कभी कोई हॉरिजॉन्टल सेपरेशन होगा ही नहीं, बस इनमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा। फिफ्थ पार्ट कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू प्लेन का मतलब है एक्सीलरेशन ऑफ बॉम्ब माइनस एक्सीलरेशन ऑफ प्लेन, और बॉम्ब में केवल एक एक्सीलरेशन है जी जे कैप, और प्लेन में तो कोई एक्सीलरेशन है नहीं, तो इसका आंसर है जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सिक्स पार्ट में कर रहा हूं, फिर कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द बॉम्ब but an observer on ground. Acceleration of the bomb may be with respect to ground. So this is acceleration of bomb with respect to ground. So acceleration of bomb minus acceleration of ground. Bomb में acceleration है g vertically downward और ground में कोई acceleration नहीं है, तो इसका भी आंसर है g vertically downwards. g vertically downwards. अगर प्लेन का मोशन एक्सीलरेटेड होता ना, अगर प्लेन का मोशन एक्सीलरेटेड भी होता तो भी इसका आंसर तो जी आता, और अगर प्लेन का मोशन एक्सीलरेटेड होता, अगर प्लेन का मोशन एक्सीलरेटेड होता तो मैं एक्सीलरेशन ऑफ बॉम्ब माइनस एक्सीलरेशन ऑफ प्लेन करता। बॉम्ब का एक्सीलरेशन है जी जे कैप और प्लेन का एक्सीलरेशन है कुछ ए आई कैप, ऐसा, तब ये आंसर आता। पर तब भी बॉम्ब का एक्सीलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो केवल जी होता, क्योंकि जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ओके, तो इसका अब सेवेंथ पार्ट है टाइम ऑफ फॉल ऑफ बॉम्ब टू द टारगेट। टाइम मतलब केवल, अब ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें, टाइम ऑफ फॉल मतलब वर्टिकल फॉल, तो मैं सिर्फ वर्टिकल इक्वेशन लिखूंगा, y is equal to u by t plus half a by t square। जो y है वो 80 है और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 15 है और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है। 80 मीटर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अंडरगो करना है और हाफ जी टी स्क्वायर, तो 160 by 10 is equal to t square, t is equal to 4 seconds। 4 सेकंड बाद बॉम्ब टारगेट को हिट कर देगा और उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर का हो जाएगा। 8 कह रहा है एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी रिलीज। इस बात पे फोकस करिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये टारगेट है और ये एरोप्लेन है और वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मांग रहा है आपको, ये 80 मांग रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रेंज मांग रहा है, x मांग रहा है which is u into t। तो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 15 और टाइम तो हम 4 ही लेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें चाहे वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, टाइम सेम लेते हैं। 4 सेकंड तक वो
आगे बढ़ता रहा और 4 सेकंड में उसने जमीन टच कर ली, उसके बाद अब वो आगे नहीं बढ़ रहा, इसलिए दोनों टाइम 4 लेते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मांगा है कि डिस्टेंस मांगा है। सबसे रिस्की पार्ट है 9th पार्ट, कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉम्बर प्लेन एंड द टारगेट एट द मोमेंट द बॉम्ब इज रिलीज्ड। अब वो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस मांग रहा है। ये बॉम्बर प्लेन है और ये टारगेट है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं मांग रहा है, तो एक्चुअली वो ये मांग रहा है हॉरिजॉन्टल। ये 80 है, ये अभी 60 निकाला था, तो ये 100 आ जाएगा। आपको समझना है कि उसने वर्टिकल डिस्टेंस मांगा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मांगा है कि बस डिस्टेंस मांगा है। डिस्टेंस मतलब फिर ये वाला पाथ, इन दोनों के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट है, राधा डिस्प्लेसमेंट है। सर डिस्टेंस तो 80 + 60 होगा। वर्टिकल मांगा है कि उसको ये कर लेते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बॉम्बर प्लेन एंड द टारगेट, मिनिमम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अब बॉम्ब यहां से आके यहां नहीं गया है, इसलिए डिस्टेंस अपन 80 + 60 नहीं लेंगे। उसका एक्चुअल पाथ की लेंथ तो हम निकाल ही नहीं सकते, एक्चुअल पाथ तो पैराबोलिक है, उसकी लेंथ हम नहीं निकाल पाएंगे। ये जो आपको डिस्टेंस निकालना है 80 है, ये 60 है, और ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए 80² + 60² का रूट, तो 6400 + 36,000 का रूट, और वो है 100, डिस्टेंस है 100, स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है वो 100 है। आपको देखना ये है कि उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मांगा है कि वर्टिकल डिस्टेंस मांगा है कि बस डिस्प्लेसमेंट मांगा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मांगा है, ये टोटल निकालना है। पिछले पार्ट में हमने ये निकाला था, बस उसी बात को सवाल में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि मांगा क्या है। पार्ट 9 कह रहा है व्हाट इज 10th कह रहा है व्हाट एट व्हाट एंगल ऑफ साइट शुड द पायलट रिलीज द बॉम्ब टू हिट द टारगेट। एंगल ऑफ साइट का यही मतलब होता है, यहाँ बॉम्ब है और ये टारगेट है, और ये पूरा एक ट्रायंगल बना लीजिए, यही उसकी लाइन ऑफ साइट है और यही उसका एंगल है, यही उसका एंगल है। तो ये थीटा अगर है, ये 3 4 5 ट्रायंगल है, ये 80 है तो ये 4 है और ये 3 है और ये 5 है, और इसके बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा है, तो एंगल है 53 डिग्री। एंगल ऑफ साइड जो है, एट व्हाट एंगल ऑफ साइड शुड द पायलट, एंगल ऑफ साइड मतलब डायरेक्टली इधर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, उसको जो एंगल डायरेक्ट दिख रहा है साइड, लाइन ऑफ साइड से जो एंगल बन रहा है वो 53 डिग्री है। अब हम आपसे कर रहे हैं एंगल विद व्हिच द बॉम्ब मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल एट द इंस्टेंट ऑफ हिटिंग, 11th पार्ट। अब ये तो एंगल ऑफ साइड था, पर प्रोजेक्टाइल ने ये पाथ फॉलो किया है। आपको tan बीटा निकालना है, जो कि Vy/Vx है। Vy है gt और Vx तो वही है ux, तो जो tan बीटा है वो है gt/ux, और g यानी 10 और टाइम ऑफ फ्लाइट यानी 4, तो 40/15। tan बीटा इज 40/15, अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो 8/3, 2.66 आएगा ये, ठीक है। ये करीब मेरे ख्याल से tan 63 डिग्री होता है 2, तो ये करीब tan 67 डिग्री टाइप कुछ आ जाएगा, 67 डिग्री 68 डिग्री कुछ भी, हम तो बस इतना ही बोलते हैं कि 63 से थोड़ा बड़ा इसका एंगल आएगा। ये तो देखिए 53 आ रहा था, ये 53 आ रहा था, और ये एंगल 67 डिग्री आ रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ साइट है, और ये प्रोजेक्टाइल का एंगल है, दोनों में फर्क है। प्रोजेक्टाइल का एंगल tan बीटा इज इक्वल टू Vy/Vx से निकालना। आप 12th पार्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी विद व्हिच द बॉम्ब हिट्स द टारगेट। तो वेलोसिटी का बॉम्ब की तो जनरल एक्सप्रेशन यही है, हिट करते समय प्लस gt j कैप, तो v इज इक्वल टू ux i कैप प्लस gt j कैप, तो ये है 15 i कैप प्लस 40 j कैप, और 15 ऐसा है, 15 ऐसा है और 40 ऐसा है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल देता हूं, अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1600 प्लस 125 225, तो अंडर रूट ऑफ 1825, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ये भी 40 से कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 41 स्क्वायर होता है 1681, 42 स्क्वायर शायद होता है 1764, ये 43 के आसपास आ जाएगा, 43 के आसपास आ जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। जब अंडर रूट a² प्लस b² करते हैं ना, तो आंसर बड़े वाले से बस थोड़ा सा बड़ा आता है,
From the top of a tower, two projectiles are fired horizontally in opposite directions with velocities u1 and u2 respectively by the time after which their velocities will be perpendicular. यहाँ पर आप खड़े हैं और u1 से आपने इसको यहाँ फेंका है और u2 से यहाँ फेंका है. हम रेफरेंस फ्रेम यहाँ अटैच कर लेते हैं और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट्स को और वेलोसिटीज को पॉजिटिव आएंगे x डायरेक्शन में. ये वाला x नेगेटिव कहलाएगा, ये प्लस आई कैप कहलाएगा, ये माइनस आई कैप कहलाएगा. और ये डायरेक्शन में y की पॉजिटिव लेना, ये डायरेक्शन प्लस जे कैप कहलाएगा, क्योंकि y डायरेक्शन में इनिशियली पार्टिकल यहां जा रहा है. तो इस डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर्स हैं वो y डायरेक्शन में पॉजिटिव हैं और x डायरेक्शन में जितने भी यहाँ वेक्टर्स हैं वो पॉजिटिव हैं और यहाँ वाले नेगेटिव हैं. परपेंडिकुलर की जब बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि जरूर शायद डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और डॉट प्रोडक्ट निकाल पाने के लिए हम लोग इन्हें पहले वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करें. तो फर्स्ट वी शुड एक्सप्रेस v1 and v2 in ijk फॉर्म. आप वेक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ijk आपको दिखने चाहिए. देखिए v1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसकी थोड़ी देर बाद ना वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, बात तो प्रोजेक्टाइल ही होगा. तो v1 होगा इधर u1 i कैप प्लस gt j कैप, ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा. ऐसे ही जहां तक u2 की बात करेंगे v2 की, ये तो u2 है, v2 ऐसा होगा. जो v2 होगा ना उसमें ये होगा माइनस u2 i कैप. इसके दो कंपोनेंट ऐसे आएंगे, ऐसे और ऐसे. x की ये डायरेक्शन नेगेटिव है, y की तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव ही है. बस इतना से ही काम था. v1 है u1 i कैप प्लस वाला और gt j कैप और u2 में आएगा बस ये माइनस u2 i कैप. ये x डायरेक्शन नेगेटिव है और y डायरेक्शन तो खैर अभी भी पॉजिटिव है. अब जब मैं v1 डॉट v2 को इनका डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट करूंगा तो पहले मैं i का पेयर बनाऊंगा, वो बन जाएगा माइनस u1 u2 प्लस बन जाएगा gt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. बस तो u1 u2 इज इक्वल टू gt का होल स्क्वायर, gt का होल स्क्वायर. तो gt इज इक्वल टू अंडर रूट u1 u2, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट u1 u2 बाय g. बस इतना ही है. ये आंसर अगर आप याद रख पाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. v1 को वेक्टर फॉर्म में लिखा प्लस u1 i कैप प्लस gt j कैप. मैंने पहले ही अपने xy एक्सिस डिफाइन कर लिए. v2 इस तरफ है तो u माइनस u2 i कैप प्लस gt j कैप. माइनस y की जगह माइनस x की जगह माइनस i चिपकाते हैं और प्लस y की जगह प्लस j चिपकाते हैं और डॉट प्रोडक्ट में इन दोनों का पेयर बनाया i का माइनस u1 u2, फिर इन दोनों का पेयर बनाया तो gt स्क्वायर और ये आंसर आ गया. और आंसर रूट u1 u2 यानी डायमेंशनली g. टाइम का तो इस चैप्टर में डायमेंशंस की दृष्टि से तो फॉर्मूला यही आना चाहिए ना. इससे आपको याद रखने में हेल्प मिल जाएगी अगर इसको आप याद करना चाह रहे हैं तो. वैसे तो डेरिवेशन से ही भरोसा करिए, याद मत करिए, डिराइव ही करिए और याद कर रहे हैं तो सपोर्ट करिए कि भाई टाइम तो एसेंशियली u बाय g होता है. तो यहाँ दो वेलोसिटीज दी हैं तो ठीक है, मैं रूट u1 u2 ले लेता हूँ. ओके, दैट इज ऑल इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. थैंक यू.